स्वागत है फ्रेंड्स आपके अपने होम साइंस चैनल में। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। क्लास अपना लेक्चर पढ़ने से पहले हम थोड़ी सी अपने स्वास्थ्य के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जिस प्रकार से एनसीआर दिल्ली एनसीआर में जिस प्रकार से वायु प्रदूषण फैल रहा है, तो उसको देखते हुए आप अपने स्वास्थ्य का देखभाल भी रखिए, अपने परिवार की भी देखभाल रखिए। देखिए, बाहर जाने का कम अभी कोशिश करिए, जितना हो सके आप अंदर रहिए। आवश्यकता पड़े तो वही व्यक्ति बाहर जाए तथा मास्क लगा के जाए। मैं बता चुकी हूँ कि N95 मास्क अब वो भी ना आपके लिए सही रहा। जो N95 मास्क है ना, वो भी आपके लिए उतना सही ना रहा। जबकि इसकी अपेक्षा आप N99 मास्क लगाइए और इसके बाद बाहर जाइए, अंदर आके हाथ को सैनिटाइज करिए, फिर उसके बाद से अपने कार्य में लगिए ना। तो स्वास्थ्य की अपनी देखभाल भी बहुत जरूरी है। हम स्वस्थ रहेंगे तभी हम अपनी पढ़ाई को, अपनी शरीर की देखभाल सही तरीके से कार्य कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं लेक्चर में, देखते हैं आज हमें क्या पढ़ना है। तो पिछली क्लास में हम मरम्मत पढ़े थे, किसके बारे में? वस्त्र के बारे में, कि किस प्रकार से फटे पुराने कपड़े को हम किस प्रकार से नए कपड़े में परिवर्तित कर सकते हैं और किस प्रकार से उसे सही कर सकते हैं, फिर दोबारा क्या करते हैं, कर सकते हैं, उपयोग में ला सकते हैं। उपयोग में दोबारा उसे हम ला सकते हैं किस प्रकार, है ना। तो आइए देखते हैं आज क्या पढ़ना है। आज हमें पढ़ना है धुलाई। धुलाई पढ़ना है। वस्त्र की धुलाई किस प्रकार से करना चाहिए। बहुत कहीं कहीं गड़बड़ तरीके से कर देते, पता चलता है कि कुछ कपड़े ऐसे होते जो हमें वॉशिंग मशीन में नहीं डालना चाहिए, जैसे जड़ी की कढ़ाई वाले। कई कई ऐसे कढ़ाइयों वाले भी होते हैं कि हमें उसमें नहीं करने चाहिए, जिसमें स्टोन लगा होता है, सितारे लगे होते हैं, पाइपिंग लगे होते हैं। तो ऐसे वस्त्रों को हमें नहीं धुलना चाहिए। उस तरह हल्के हाथ से धुलना चाहिए। जो ज्यादा ये क्या है, जो ज्यादा जड़ी की कढ़ाई वगैरह है, जैसे बनारसी साड़ी हो गया, जड़ी वाली कढ़ाइया वाले वस्त्र हैं, तो उन्हें हम क्या करते हैं, लॉन्ड्री में भेजते हैं धुलने के लिए। तो इसी प्रकार के अनेक चीज पढ़ेंगे और यहाँ से क्वेश्चन भी उठाए जाते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है। कपड़ों की दैनिक देखभाल में सामान्यतः साफ करने के लिए उन्हें धोना, सिलवट रहित दिखाई देने के लिए इस्त्री करना। देखिए, धुलाई में ही आएगा आपका इस्त्री करना भी, है ना। क्वेश्चन में यदि पूछ दे, अभी देखिए मैं क्वेश्चन बनाती हूँ, इस्त्री करना शामिल है कई प्रकार के कपड़ों को अकस्मात लगे दाग हटाने, मटमैला या पीला पड़ने से बचाने के लिए, जैसे बार बार कपड़े को धुलने के कारण हो जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है ना। अब देख लीजिए, कोई भी कॉटन का कपड़ा लीजिए, जो बनियान बच्चे पहनते हैं या बड़े लोग पहनते हैं, तो देखिए उसे बार बार धुलते धुलते जब थोड़ा पुराना होता है ना, तो देखिए उसका फेड कलर हो जाता है, हल्का येलोइस में हो जाता है, हल्का पीले कलर में हो जाता है ना। जो बनियान होता है वो हल्का क्या होता है, पीले कलर में हो जाता है। तो उसी चीज को यहाँ पे बता रहा है कि वो थोड़ा सा पीले कलर में हो जाता है। ये तो डार्क पीला हो जा रहा है, लेकिन वो हल्का पीले कलर में हो जाता है। बार बार धुलने के कारण भी वस्त्र क्या होते हैं, खराब होते हैं। अच्छा देखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेना, क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि निम्न में से धुलाई क्रिया है। है ना। तो क्या करेंगे, आप सभी पे ट्रिक लगाएंगे। अब देख लीजिए, इस्त्री करना भी किसमें आता है, धुलाई क्रिया में आता है ना। ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं, हल्के हल्के हम नहीं समझ पाते, तो यहाँ पे क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा कि इस्त्री करना भी आपका क्या है, धुलाई की ही प्रक्रिया है। अब आगे देखते हैं,
बार बार कपड़े आप ये देखे होंगे कि बार बार कपड़े धुलने हैं। आपके दुपट्टे हैं, यदि स्कूल जाने वाला यूनिफॉर्म है और दुपट्टे को बार बार धोते धोते देखते हैं, उस पे क्या करते हैं, माड़ लगाती है, नील लगाती, माड़ लगाती, नील लगाती, लेकिन उसका कलर कभी कभी ऐसे हो जाता है ना कि फेड होता है, हल्का येलो सा आने लगता है। उसी बात को बताया गया। तथा इनमें कड़ापन या चर चरचरापन लाने के लिए अक्सर विशेष उपचार की आवश्यकता होती है। अब वही माड़ लगाने की क्रिया को बता रहा है। धुलाई में यह समस्त बातें शामिल हैं। अब धुलाई में देख लीजिए कि समस्त बातें क्या क्या शामिल है। दाग धब्बे हटाना, धुलाई के लिए कपड़ों को तैयार करना, धुलाई द्वारा कपड़ों से गंदगी हटाना, सुंदर दिखने के लिए अंतिम रूप देना, अर्थात नील लगाना। अंतिम रूप क्या है, देखिए क्वेश्चन यहां से भी पूछ लेगा कि निम्न में से अंतिम चरण है। अंतिम चरण है तो क्या हो जाएगा आपका अंतिम चरण, नील लगाना, नील लगाना या फिर माड़ लगाना, है ना। दोनों क्रियाएं हो जाएंगी। जब अभी पता चले कि दे दे कि धूप में सुखाना, तो वो धुलाई की क्रिया नहीं है ना। तो देखिए अंतिम चरण क्या है धुलाई के भाई, अर्थात जब कपड़ा हम धुल लेते हैं, और इतना आपको पता होगा कि कोई भी वस्त्र तब तक हम धुलते हैं जब तक उसमें से गांज निकलती है, अर्थात झाग निकलता है ना। जो झाग निकलता है साबुन, डिटर्जेंट, सर्फ वगैरह का ना, तब तक हम धुलते हैं। क्यों? क्योंकि यदि झाग युक्त कपड़े में हम नील लगाते हैं या फिर स्टार्च लगाते हैं, जिसे माड़ कहते हैं, ये लगाएंगे ना तो कपड़ा खराब हो जाएगा। तो कपड़ा पूरा जब धुल लेते हैं तो सबसे लास्ट बार क्या करते हैं, क्योंकि नील लगाने के बाद और माड़ लगाने के बाद फिर हम धुलने का कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि ये दोनों फिर गिर जाएगा, वस्त्र पर से क्या होंगे, हट जाएंगे। तो इसीलिए इसे अंतिम चरण कहा जाता है। धुलाई क्रिया की अंतिम चरण क्या है, नोट कर लीजिएगा। ये ऐसे ही देखिए इजी क्वेश्चन होते हैं लेकिन हम समझ नहीं पाते। तो धूप में सुखाना नहीं होगा, अगर दे दे धूप में सुखाना तो वो नहीं होगा, नील लगाना और माड़ लगाना, है ना। आगे देखते हैं, नील लगाना, स्टार्च लगाना, तथा अंततः आकर्षक रूप देने के लिए उन पर इस्त्री करना, ताकि उन्हें प्रयोग में लाने के लिए तैयार करके रखा जा सके, है ना। और आकर्षक रूप देने के लिए किसे करते हैं, इस्त्री लगाने लगाने को, अर्थात उस पे प्रेस करने को कहते हैं, है ना। प्रेस करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं कि आकर्षक रूप देता है तब वस्त्र को, है ना। आगे देखते हैं क्या है, दाग धब्बे। नेक्स्ट अगला पॉइंट क्या है कि दाग धब्बे, अर्थात किस प्रकार वस्त्र से हम दाग धब्बे हटाते हैं। दोनों क्वेश्चन नोट करिएगा, क्वेश्चन बहुत ही इजी लग रहा है देखने में, लेकिन जब एग्जाम हॉल में पूछ लेता है ना एग्जामिनर, जब पेपर में छपा छपाया मिल जाता है ना, तो हम समझ नहीं पाते कि अंतिम चरण इसमें से क्या होगा, कि धूप में सुखाना होगा, कि इस्त्री करना होगा, या फिर नील लगाना या माड़ लगाना। तो अब भी मैं दोबारा भी बता रही हूँ कि नील लगाना या माड़ लगाना ही होगा। दोनों आ जाए तो दोनों ऑप्शन पे आप टिक करेंगे, एक आए तो एक पे करेंगे। और ये आकर्षक वस्त्र को आकर्षक कौन बनाता है, तो ये इस्त्री करने की विधि है, प्रेस करने की विधि है ना, हीटिंग प्रोसेस है। आइए अगला देखते हैं, दाग धब्बे हटाना। दाग धब्बे एक ऐसा अवांछनीय चिन्ह है या फिर रंग रंग का लगना है जो किसी कपड़े पर बाहरी पदार्थ के संपर्क में आने से लग जाता है ना। अर्थात तो उसके संपर्क में हम अपने वस्त्र को नहीं ले जाते, लेकिन क्या होता है, वस्त्र उसके संपर्क में ही आ जाता है। और ये एक क्या है, दाग धब्बे हटाना एक क्या है, अवांछनीय चिन्ह है ना। क्वेश्चन यहां से भी नोट करिएगा। दाग धब्बे हैं, वांछनीय
अवांछनीय, सही, और कोई नहीं, कोई नहीं, है ना। तो ये हो गया ना। तो वांछनीय तो होगा नहीं भाई, हम चाहते नहीं है कि हमारे वस्त्र पे दाग धब्बे लगे। हम सोचते हैं कि आ जाओ भाई, कोई दाग लग जाओ इस पे, वस्त्र पे, नहीं ना। हम जितना हो सकता है दाग धब्बे से बचते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे कार्य भी बढ़ जाते हैं, हमारा समय भी ज्यादा वेस्ट होने लगता है, हर चीज हमारा वेस्ट हो। तो ये होगा नहीं। और ये क्या है? अवांछनीय। लेकिन हम जब पढ़े रहेंगे तभी इस चीज को समझ पाएंगे, है ना। तो दाग धब्बे क्या है? अवांछनीय चिन्ह है, जो मतलब ना चाहते हुए लग जाता है ना। वांछनीय तो होगा नहीं, अवांछनीय चिन्ह, जिन्हें सामान्य धुलाई प्रक्रिया द्वारा हटाया नहीं जा सकता तथा जिसके लिए विशेष उपचार किया जाना आवश्यक है। क्या आप सामान्य प्रक्रिया द्वारा किसी दाग धब्बे को हटा लेते? नहीं। जब उसके बारे में आपको जानकारी नहीं रहेगा कि ब्लड का दाग हम कैसे हटाए, दूध दही छाछ पनीर का दाग धब्बे कैसे हटाए। अब मान लीजिए किसी कपड़े से दूध गिर गया, दूध आप पोंछ देते हैं, तो दिखती है ना उसमें से बहुत स्मेल आता है, हमेशा उसमें चिपचिपापन रहता है, या तो वो कपड़ा फेंक देना पड़ता है या फिर उसका सही तरीका इस्तेमाल करना पड़ता है कि उसे आखिर धोई कैसे। और ये आपको पता है अच्छी तरह, मैं बता चुकी हूँ अपने क्लास में कि जितने भी प्रोटीन युक्त दाग धब्बे रहेंगे उसे कभी भी भूल के भी गर्म पानी में मत धोने की कोशिश करिएगा। क्यों? क्योंकि और उसमें वो जम जाते हैं, है ना। क्योंकि दाग प्रोटीन युक्त चीजें क्या होती है? कोगुलेटेड होती हैं, जमते हैं। फिर चाहे अंडे के दाग धब्बे ले लीजिए, खून के ले लीजिए, दही छाछ पनीर मट्ठे का ले लीजिए, ये सब क्या है? जमने वाली है, क्योंकि प्रोटीन युक्त चीजें ये होती हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पे आगे देखिए, जिनके लिए विशेष उपचार किया जाना आवश्यक है। धब्बे को हटाने के लिए सही प्रक्रिया का प्रयोग करने के लिए उद्देश्य से दाग धब्बे को पहले पहचान की जानी आवश्यक है। पहले दाग धब्बे पहचानना आवश्यक है कि आखिर वो दाग धब्बे किस चीज के लगे हैं और क्या है ना। तो देखिए दाग धब्बे शुरू करने से पहले, अब देखिए यहाँ पे क्या दे दिया है। यह पहचान, यह पहचान कैसे करेंगे? उसके रंग से, उसके रंग से, उसके गंध से तथा स्पर्श के आधार पर की जा सकती है। दाग धब्बों को निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत किया गया है। अब देखिए 3 प्रकार से हम दाग धब्बों को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। कि आखिर रंग देखेंगे कि किस चीज का लगा है, पान का दाग है, खून का दाग है, ये किसी घास वगैरह का दाग है, फ्रूट का दाग है, जैम जेली अचार मुरब्बे का दाग है। या फिर गंध देखेंगे कि कई कई देखते हैं ना, जो वो चेकिंग करने वाले होते हैं, वो देखते हैं पहले, पहले उस पे रंग पे हाथ से लेके और फिर स्मेल लेते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कि ये ब्लड है कि रंग है किसी प्रकार का, है ना। ब्लड है कि रासायनिक किसी प्रकार का रंग है, या फिर कोई अन्य चीज है, कोई परफ्यूम वगैरह है, किस चीज का दाग वगैरह है। तो इसके अनुसार देखेंगे और स्पर्श करके अर्थात स्ट्रेचेबल करके, उसे छू के, है ना, टचबल करके अर्थात छू के उसे देखेंगे कि किस प्रकार का दाग धब्बा है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट ये जितने भी दाग धब्बे हैं, इन चीज को मैं हम नेक्स्ट अगले क्लास से शुरू करेंगे, क्योंकि क्लास लंबा हो जाएगा और जो हम दाग धब्बे पढ़ेंगे ना, तो सारे ये एक क्लास में लेंगे। क्योंकि जब एक साथ पढ़ते हैं तो बहुत अच्छे से हमें याद होता है। सो फ्रेंड्स, आज का क्लास यहीं समाप्त करती हूँ। एक बात सुनिए जरूर, क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए। सो नेक्स्ट अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय।